राहुल गांधी इस समय अमेरिका के डैलस शहर में हैं, जहां उन्होंने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया और टेक्सास यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। हर बार की तरह राहुल गांधी का यह इंटरव्यू भी विवादों में आ गया और उन पर आरोप लग रहा है कि इस इंटरव्यू में उन्होंने भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। और आज अमेरिका में राहुल गांधी ने देवताओं की भी एक नई परिभाषा दुनिया को बताई है और कहा है कि भारत में देवताओं का मतलब सिर्फ भगवान से नहीं होता। तो राहुल गांधी इस समय अमेरिका में आपने देखा होगा, अक्सर वो जब भी विदेश जाते हैं और वहां जाकर वो जो भी बयान देते हैं तो बीजेपी यही कहती है कि वो भारत विरोधी बयान दे रहे हैं, भारत को बदनाम कर रहे हैं। और अक्सर विदेशों में दिए गए बयानों की वजह से राहुल गांधी परेशानी में पड़ जाते हैं। तो इस बार अमेरिका का जो उनका दौरा है, इस बार भी उन्होंने कई बयान दिए हैं, एक एक करके हम आपको सुनवाएंगे। अब सबसे पहले ये देखिए कि आज राहुल गांधी ने पूरी दुनिया को देवताओं की कौन सी नई परिभाषा बताई है। अब बीजेपी ने राहुल गांधी के इन सभी बयानों को भारत विरोधी बताया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जो है वो अमेरिका की भूमि पर जाकर विदेशी जमीन पर भारत को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप असल में राहुल गांधी के इन सारे बयानों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके ये बयान भारत विरोधी नहीं है, बल्कि ये बीजेपी विरोधी जरूर हैं और बीजेपी अपने खिलाफ इन बयानों को अब भारत विरोधी बता रही है। तो इस पर भी दो बातें। असल में बीजेपी को यह समझना होगा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, इसलिए वो विपक्ष की राजनीति करेंगे और हमारे देश में यह मान लिया गया है कि विपक्ष के नेता को हर हाल में सरकार की आलोचना करनी ही है, पूरी दुनिया में जाकर सरकार को बदनाम करना है, यही विपक्ष के नेता का धर्म है। ऐसा हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने मान लिया है। तो राहुल गांधी विपक्षी नेता होने के नाते अपने उसी धर्म का पालन कर रहे हैं। दूसरा, थोड़े बीजेपी के नेताओं को थोड़ा सा सहनशील होना पड़ेगा। उन्होंने ये मान लिया है कि राहुल गांधी जब बीजेपी की आलोचना करेंगे तो इसका मतलब है कि वो भारत की आलोचना कर रहे हैं। बीजेपी और भारत अलग अलग हैं, एक नहीं है, इसलिए बीजेपी के नेताओं को भी थोड़ी सहनशीलता दिखानी चाहिए। लेकिन आपको हम ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी ने कहां ऐसी बात की है जिसे आप भारत विरोधी की श्रेणी में ला सकते हैं। हालांकि इन बयानों में राहुल गांधी ने एक जगह भारत की आलोचना तो नहीं की, लेकिन उन्होंने भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश चीन की प्रशंसा जरूर की है। और जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद पर रहते हुए, यानी राहुल गांधी भारत में विपक्ष के नेता हैं और वो और उनके साथी अपने आप को भावी प्रधानमंत्री मानते हैं। राहुल गांधी के पार्टी के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। जब बनेंगे तब तो ठीक है, लेकिन अभी भी वो एक संवैधानिक पद पर हैं और उस पद पर रहते हुए भी जब वो चीन की प्रशंसा करते हैं तो इससे यह सवाल जरूर उठता है कि क्या उनके द्वारा चीन की तारीफ करना भारत विरोधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि चीन इस समय भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान से भी बड़ा। आज भारत का दुश्मन नंबर 1 है चीन और दुश्मन नंबर 2 है पाकिस्तान। और उस दुश्मन नंबर 1 की राहुल गांधी हमेशा तारीफ करते हैं। कल्पना कीजिए, आज अगर चीन का कोई नेता वहां किसी संवैधानिक पद पर होते हुए भारत की प्रशंसा करने लगे तो क्या किया जाएगा चीन में। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको वर्ल्ड बैंक के आंकड़े दिखाता हूं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वर्ष 2023 में, यानी पिछले साल, चीन में बेरोजगारी दर भारत से ज्यादा थी। चीन में बेरोजगारी 4.7% थी, जबकि भारत में बेरोजगारी का दर है 4.2%। पिछले वर्ष चीन के युवाओं में बेरोजगारी दर 21% से ज्यादा पहुंच गई थी, जिसके बाद चीन की सरकार ने इस बढ़ती बेरोजगारी को छिपाने के लिए बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी करना ही बंद कर दिया था। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह बात अमेरिका के मशहूर अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताई है। रॉयटर्स इतनी बड़ी न्यूज एजेंसी है, न्यूयॉर्क टाइम्स इतना बड़ा अखबार है, वॉशिंगटन पोस्ट यह भी बहुत बड़ा अखबार है, और यहां तक कि चीन का एक अखबार जिसका नाम है द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, हालांकि यह चीन के खिलाफ अपने आर्टिकल्स के लिए मशहूर है, यह भी अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि चीन में बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वहां लोग शादियां नहीं कर रहे और अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए भी आजकल वहां के युवा अपने माता पिता से ही
तनख्वाह ले रहे हैं क्योंकि वो बेरोजगार हैं। और चीन में सरकारी नौकरियों के लिए वैसी ही भगदड़ मची हुई है जैसी भारत में है, बल्कि भारत से भी कहीं ज्यादा। एक और तुलना आप देखिए, चीन में नवंबर 2023 में नेशनल सिविल सर्वेंट्स की 39,600 नौकरियों के लिए भर्तियां निकली थी, जिनके लिए 30 लाख युवाओं ने आवेदन दिया। हर नौकरी के लिए 77 युवाओं के बीच यह मुकाबला होना था, एक नौकरी पर 77 लोग। इसके अलावा वर्ष 2023 में ही चीन में 2 लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां शुरू हुई और 2 लाख सरकारी नौकरियों के लिए 77 लाख युवाओं ने आवेदन किया। और इनमें भी ज्यादातर नौकरियों में मासिक वेतन भारतीय रुपयों में 40,000 रुपए के आसपास था। इससे आप समझ सकते हैं कि चीन में बेरोजगारी की स्थिति कोई हमसे ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी को चीन की भूमि हरी हरी नजर आती है, चीन के मॉडल से वो प्रभावित रहते हैं। और यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने चीन की इतनी प्रशंसा की है। पुलिस के मुताबिक आज जो मैं आपको घटना बता रहा हूं, इस घटना में एक एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर पटरियों पर रखे एक गैस सिलेंडर से हो गई। तो बड़ी बात देखिए यह है कि एक गैस सिलेंडर रेल की पटरी पर कहां से आया होगा, किसने रखा होगा और क्यों रखा होगा। और जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो पता चला कि कुछ अज्ञात लोगों ने इस एक्सप्रेस ट्रेन को गैस सिलेंडर और बारूद से उड़ाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने इस घटनास्थल से एक गैस सिलेंडर बरामद किया। उसके पास में ही मिठाई के एक पैकेट में बारूद भर के रखा हुआ था, एक माचिस वहां पर पड़ी हुई थी और एक पेट्रोल बम भी वहां पर था, जिससे आप समझ सकते हैं कि अगर ट्रेन से टक्कर होने के बाद ये गैस सिलेंडर फट जाता, इसमें धमाका हो जाता, तो इस ट्रेन में मौजूद एक भी यात्री की जान शायद ना बचती और ये ट्रेन एक बड़ी साजिश का शिकार हो जाती। हो सकता है बहुत सारे लोगों की जान इसमें चली जाती। रेलवे पुलिस, एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऐसा मानना है कि इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है और यही कारण है कि अब सरकार ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। फिलहाल इस घटना में कुल 6 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने जमात के लोगों की भूमिका पर संदेह जताया है। पुलिस का कहना है कि जिस इलाके में यह घटना हुई वहां अलग अलग केंद्रों में दूसरे राज्यों से, जिलों से या शहरों से जमात के लोग धार्मिक यात्रा के मकसद से आते जाते रहते हैं और हो सकता है कि इस घटना में भी जमात के किसी सदस्य का हाथ हो। फिलहाल इस मामले में साजिश को लेकर 2 बड़ी बातें कही जा रही हैं। पहली बात यह कि हमलावर ट्रेन को गैस सिलेंडर से उड़ाना चाहते थे और दूसरा, ये लोग गैस सिलेंडर में विस्फोट होने के बाद पेट्रोल बम से ट्रेन को आग लगाने वाले थे। लेकिन क्योंकि ट्रेन से टक्कर होने के बाद गैस सिलेंडर में धमाका नहीं हुआ, इसलिए ये तमाम जो आरोपी थे ये माचिस, पेट्रोल बम और मिठाई के पैकेट में रखे बारूद को पटरियों पर छोड़कर ही भाग गए। और अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और आपको हो सकता है कुछ समय के बाद पता चले कि इसके पीछे कौन है। क्योंकि पिछले ही महीने पाकिस्तान में एक आतंकवादी फरहतुल्लाह गोरी ने टेलीग्राम ऐप पर अपना एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने खुलेआम 3 बड़ी बातें कही थी। पहली बात, वो भारत में ट्रेन पटरियों को क्षतिग्रस्त करके ट्रेन को पटरियों से उतारने की साजिश रच रहा है। यह आतंकवादी खुलेआम इस बात को कह रहा था। दूसरा, भारत में सत्ता तभी बदलेगी जब यहां फिदायीन हमले होंगे, यह दूसरी बात इसने कही। और तीसरा, इसमें लोन वुल्फ अटैक का जिक्र किया गया था, जिसमें एक आतंकवादी बिना किसी बाहरी निर्देश के या फिर किसी बाहरी ग्रुप के समर्थन के किसी हमले को अंजाम देता है। यानी पूरी टीम नहीं, बल्कि एक अकेला कोई सदस्य, एक अकेला आतंकवादी हमला कर देता है। और ये सारी बातें पाकिस्तान के उस आतंकवादी ने कही जिसे भारत ने मोस्ट वांटेड घोषित किया हुआ है और जो बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट का भी मास्टरमाइंड है। इन घटनाओं के पीछे आतंकवाद का 3 टियर फॉर्मूला भी हो सकता है। आज हमने इसका एक फॉर्मूले का नाम आपके लिए दिया है। यह आतंकवाद का 3 टियर फॉर्मूला है। इसका मतलब है ट्रेन, ट्रैक और टेरर। और हो सकता है कि टेररिस्ट इसी 3 टियर फॉर्मूले के पीछे इस समय काम कर रहे हों। हम आपको गुजरात में सूरत में गणेश चतुर्थी के मौके पर हुई एक पत्थरबाजी का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण दिखाएंगे, जो हो सकता है कुछ लोगों को बड़ा चुभेगा। आपको यह बताएंगे आज कि भारत में रामनवमी, हनुमान जयंती
और गरबा पंडालों के बाद अब गणेश जी के पंडालों पर गणेश चतुर्थी के मौके पर हमले क्यों हो रहे हैं और ये हमले आखिर कब रुकेंगे? अब जो तस्वीरें आप देखेंगे ये गुजरात के सूरत शहर की हैं, जहां 8 सितंबर की रात को कुछ लोगों ने गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश जी के एक पंडाल को निशाना बनाकर वहां स्थापित की गई भगवान गणेश की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने पथराव किया वो एक ऑटो रिक्शा में बैठकर आए और इनमें भी ज्यादातर लड़के नाबालिग थे। इन लड़कों की उम्र 12 से 15 वर्ष के बीच है और इन्हीं नाबालिग लड़कों ने भगवान गणेश के पंडाल पर पत्थरबाजी की, वहां स्थापित प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सबसे हैरानी की बात जो है वो ये कि इन छोटे बच्चों को ऐसा करने के लिए किसने कहा होगा? इनके मन में, दिमाग में ऐसा जहर किसने भरा होगा? सोचिए, 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं छोटे, ये तो उनके पढ़ने लिखने की उम्र है, स्कूल जाने की उम्र है, धर्म निरपेक्षता सीखने की उम्र है और इस उम्र में ये बच्चे भगवान गणेश के पंडाल पर पथराव कर रहे हैं। कौन है जो इनका ब्रेन वॉश कर रहा है? हालांकि इस पथराव के बाद स्थानीय हिंदुओं ने इन सभी आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन बाद में इन आरोपियों को छुड़ाने के लिए सैकड़ों लोगों की एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, जिसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसलिए आजाद भारत में आप देखिए ये भी क्या हो रहा है। पहले कुछ लोग गणेश चतुर्थी के मौके पर पंडाल पर हमला करते हैं, वहां मौजूद जो श्रद्धालु हैं वो उन लोगों को पकड़ लेते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं और फिर एक बहुत बड़ी भीड़ पुलिस स्टेशन पर हमला करती है इन लोगों को पुलिस से छुड़ाने के लिए। आपको लगेगा यहां सरकार कोई है या नहीं? पुलिस ने हिंसक प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और लाठी चार्ज किया, लेकिन यह भीड़ पथराव करने वाले लोगों की रिहाई को लेकर देर रात तक ऐसे ही हंगामा करती रही और बाद में हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि इस इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी और पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोप में कुल 33 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 6 लड़के नाबालिग हैं, स्कूल जाने वाले उम्र के बच्चे हैं। पाकिस्तान की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने यह चेतावनी दी है कि अगर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने उन्हें 2 हफ्ते के अंदर जेल से रिहा नहीं किया तो फिर लाखों लोग कानून को अपने हाथ में लेकर इमरान खान को जेल से छुड़ा लेंगे। इमरान खान की बहन अलीमा खानुम ने पाकिस्तान के लोगों से कहा है कि वो घरों से बाहर निकलें क्योंकि अब बगावत का समय आ चुका है। पाकिस्तान में इमरान खान की बहन को आपने शायद देखा नहीं होगा इससे पहले, लेकिन अब पाकिस्तान में इमरान खान की जो बहन है वो भी देश के लोगों से अपील कर रही हैं और कह रही हैं कि मेरे भाई को जेल से रिहा करवाइए।